तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात क्या की थी, जो बात की थी उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज इस बात पर हो गए हैं कि मैंने बोला था कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का जो नियम है वो क्या बोलता है कि अगर यहां पर आम है और यहां पर क्या है, केले, तो इनका जो अनधिमान वक्र की आकृति आएगी वो कैसी होती है, हमेशा उत्तल होती है। कैसी होती है? अगर आप मूल बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो हमेशा आपको उत्तल दिखेगी। कैसी? इस तरह की ऐसी आकृति कुछ आएगी। और इसमें ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपको यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए एक इकाई इतना है, जैसे हम लोगों ने जो बना रखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, मान लिया, ठीक है। तो अभी अगर आप मान लीजिए यहां पर इस तरह से जा रहा था और एक इकाई जो है वो आपकी ये है, ठीक, और 2 इकाई कहां पर है, यहां पर, 3 इकाई कहां पर है, 3 छोड़ दीजिए, 3 4 के बाद सीधे 5 पे आ गए। कहां पे आ गए? 5 पर, और उसके बाद से आ गए 6 पर। तो अब इसमें एक बात देखिए आप ठीक से, क्या हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं, ये थोड़ी बहुत लाइन तिरछी है लेकिन आप समझ जाइए, काफी हद तक आपको सीधा सीधा दिख रहा है। यहां पर आम की कुछ मात्राएं हैं जो भी है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और यहां से हमें एक, यहां पर केले की मात्रा कितनी है, मेरे पास एक ही केला था। अब एक से जब मुझे 2 केला चाहिए है तो उस केले के लिए ये इंसान इतना आम छोड़ सकता है, तब वहां से एक इकाई आगे बढ़ पा रहा है। देखिए केले की दिशा में आप एक इकाई आगे बढ़े तो आपको कितने आम छोड़ने पड़े, ये अब ये 5 और 6 के बीच में है क्योंकि हम लोगों ने पूरा माप करके ऐसे नहीं बनाया, लेकिन आप ये समझिए कि लगभग एक तो ये पूरा जा रहा है, दूसरा पूरा जा रहा है, और 2 से ज्यादा लगभग 2.5 आम उसको छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या कर रहा है, 2.5 आम छोड़ रहा है, किसके लिए? एक केले के लिए, ठीक है, एक केला। कब? जब उसके पास स्टार्टिंग में कितना केला था, एक केला था। लेकिन अभी देखिए ये हो गया 3 केले, ये हो गया 4 केले, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब 5 यहां पर देखिए क्या है उसकी स्थिति, यहां पर 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 3 से थोड़े से ज्यादा उसके पास आम है। क्या है? 3 से थोड़े से ज्यादा। और उसको जब मैं बोल रहा हूं कि एक और केला ले लो तो वो क्या कर रहा है, यहां पर पहुंचता है। इसका मतलब ये लगभग समझ लीजिए ये कुछ 3.2 है और ये लगभग मान लीजिए 2.7। इसका मतलब वो अगले एक केले के लिए, जब उसके पास 5 केले हैं, तब उसको आप बोल रहे हो कि एक और केला लेने के लिए आप कितने आम छोड़ने के लिए तैयार हो, तो वो सिर्फ आधा आम छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? आधा आम। तो 0.5 आम छोड़ रहा है, किसके लिए? एक केले के लिए, ठीक। कब? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास केले बहुत सारे आ चुके थे। तो केले, अब आप उसको और एक केला दे रहे हो तो उसको उतना ज्यादा क्या नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। उस अतिरिक्त केले की उसके लिए क्या नहीं है, बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो जो हम लोगों ने ह्रासमान उपयोगिता सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें अतिरिक्त जैसे जैसे आपके पास कोई चीज ज्यादा होती जाएगी तो उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। और साथ में एक चीज और ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज मेरे पास ज्यादा होती जा रही है, जैसे केले ज्यादा होते जा रहे हैं, तो जो अगला केला मुझे मिलेगा उसकी उपयोगिता मेरे लिए उतनी नहीं है जितनी कि उससे पहले वाले की थी। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है आम के साथ। आम पहले मेरे पास 8 थे, तो मेरे पास जब 8 से मैंने एक आम दे दिया तो मुझे उतना नुकसान नहीं हुआ, मेरे लिए उतनी उपयोगिता कम नहीं हुई। लगा कि 8 थे, चलो 7 तो हैं अभी भी। लेकिन जब 7 से मैं 6 कर रहा हूं तब मुझे लगेगा यार अब आम नहीं देना चाहिए, है ना। और वही आते आते जब इसके पास 3.2 आम बचते हैं, अभी हम लोग ये एक तरह से देखिए, ये होती है कैसे, ये इंटीग्रल चीजें होती हैं। कैसी होती है? इंटीग्रल। तो आप बोलेंगे आम कैसे आप 3.2 आम करोगे? मत करो, आम की जगह आप कुछ और ले लो यार, यहां पे गेहूं ले लो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? गेहूं तो आप 3.2 किलो ले सकते हो, और यहां पे आप केले की जगह, चलो यहां पे तो पूर्ण संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां पे गेहूं मान लो आम की जगह, ठीक है। तो जो आम लिखा है उसको आप गेहूं कर लो। क्यों? क्योंकि आम तो आप पूरी इकाई में लेते हो, तो वो एक इंटीग्रल नंबर होता है, एक पूर्णांक होता है। लेकिन अपूर्णांकी भी कैसे हो सकते हैं? गेहूं है, चावल है, दूध है, आप लेते हो ना, आप पूरा बार दूध लेता है, कोई आधा लीटर दूध लेता है। तो इस तरह से आप अपूर्णांकिक भी बहुत सारी वस्तुएं होती है जो हो सकती हैं, तो इसको ऐसा मान लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे जैसे आप गेहूं देते जा रहे हो तो अब आप अतिरिक्त जो गेहूं दे रहे हो उतना ही आपको और कम देने का मन कर रहा है।
तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप गेहूं ज्यादा देते जा रहे हो वैसे वैसे उपयोगिता कम होती जा रही है। तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया था, लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण क्या आ गया कि पहले आप एक केला लेने के लिए बहुत सारा गेहूं देने के लिए तैयार हो, फिर बाद में एक ही केला और बढ़ाने के लिए 5 से 6 केले करने के लिए आप सिर्फ आधा किलो गेहूं देने के लिए तैयार हो रहे हो। तो हो क्या रहा है, लगातार जैसे जैसे आप केले बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे और केला लेने के लिए आप जो गेहूं दे रहे हो वो बहुत कम होता जाएगा। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर ये आपका ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन। क्यों, पहले आप इतना ज्यादा दे रहे थे, अब आप कम दे रहे हो, तो जो आप प्रतिस्थापन कर रहे थे वो आप कम करते चले आ रहे हो। किसका, जब आप केले लाकर के प्रतिस्थापित कर रहे हो किसकी जगह, गेहूं की जगह, तो अब जो गेहूं आप दे रहे हो वो कम होता जा रहा है। इसीलिए यहां पर कौन सा नियम लगता है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन, इसका नियम लग रहा है, ठीक है, का नियम। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है सीमांत प्रतिस्थापन वो कम होता चला जा रहा है। अच्छा, अब ये तो मैं बता चुका था, लेकिन इसमें कंफ्यूज आप लोग कहां पर हो रहे थे, कंफ्यूज ये हो रहे थे कि मैंने 10 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्के का उदाहरण दिया था, तो मैंने बोला था कि आप जितना नीचे जाओगे उतना ही आगे जा रहे हो, है ना, ऐसा बोल दिया था एक जगह पर। लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा था कि वो अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए, अगर ये आप यहां पर इसको y मान लो और यहां पर आप x मान लो, तो आपका ये क्या हुआ, ये जो यहां से यहां तक का परिवर्तन है, इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो डेल्टा y। डेल्टा जो है ना, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा y का मतलब क्या होता है कि y में कितना परिवर्तन हुआ, तो y में जो परिवर्तन है, और यहां तो हमेशा हम एक ही एक ले रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा y बटे डेल्टा x जो है वो पहले बहुत ज्यादा है, और हम लोग इसकी कैसी वैल्यू लेते हैं, निरपेक्ष मान लेते हैं। निरपेक्ष मान में क्या हो जाता है कि हम इसको मॉड लगा देते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक हो रहा है। तो अगर आप इसका निरपेक्ष मान निकाल लो तो पहले तो बहुत बड़ा मान निकलेगा, ये इतने बड़े में आप इतने से भाग दे रहे हो, और बाद में क्या हो रहा है, इतने छोटे में आप उतने से ही भाग दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो इसीलिए ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रासमान, डिमिनिशिंग, घट रहा है। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर मान लीजिए आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब मान लीजिए कि ये ऐसी कुछ स्थिति है, क्या हुआ यहां पर देखिए, यहां पर ये है 5 रुपए के सिक्के, क्या है, 5 रुपए के सिक्के, ठीक। और यहां पर है क्या, 10 रुपए के नोट। हमने अब थोड़ी सी चेंज बदल दी है, क्योंकि आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, उसी को दूर करने के लिए ये चीज नहीं बताई है। क्या हो रहा है इसमें देखिए, इसमें आप एक 5 रुपए का नोट जब दे रहे हो ना, तो आप इतना आगे बढ़ पा रहे हो, ये कितना है, आधे के बराबर है। जब आप 2 5 रुपए का नोट दे रहे हो तभी आपको कोई 1 10 रुपए का नोट मिलेगा, आप समझ रहे हो। और ऐसा ही हर जगह होगा। 6, अब देखिए 6 से आप 2 इकाई नीचे आ गए, ठीक है, 4 पे पहुंच गए, तब जाकर के आप जहां पहुंच रहे हो वो आपकी 2 की सीध में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर जगह पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर देखिए, वहां पर क्या हो रहा था, 5 रुपए का सिक्का था और 5 रुपए का नोट था, तो आप 5 रुपए का एक नोट दे रहे थे तो 5 रुपए का आपको एक सिक्का मिल रहा था, फिर आपने 5 रुपए का एक नोट दिया, फिर आपको 5 रुपए का एक सिक्का मिला। तो कई लोग ये कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब आप जितना दे रहे हो आपको उतना ही मिलेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, अनुपात निश्चित रहेगा। वहां पर अनुपात 1 बन रहा था हमेशा, कि आप 1 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, तो 1 ही अनुपात है। यहां पर अनुपात क्या है कि आप हमेशा 2 5 रुपए के सिक्के दे रहे हो तो आपको 1 10 रुपए का सिक्का मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप डेल्टा y बटे डेल्टा x करोगे और इसका अनुपात निकालोगे निरपेक्ष मान, तो ये हमेशा 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। तो ये अनुपात निश्चित रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेल्टा y है वो डेल्टा x के बराबर हो जाए, नहीं, वो पिछले वाले उदाहरण में हो गया था, ठीक है। पिछले वाले उदाहरण में क्यों हो गया था, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का था, 5 रुपए का नोट था। तो ये नहीं होता है, आमतौर पर ये नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। होगा क्या, ये होगा, ये क्या है, अनुपात निश्चित रहेगा। तो अनुपात, और यहां पर देखो राजा बाबू, यहां पर अनुपात पहले क्या था, पहले था 2.5 बटे 1, बाद में क्या रह गया, 0.5 बटे 1। तो ये अनुपात लगातार घटता जा रहा है, और इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग है, ह्रासमान है। और यहां पर देखो, यहां पर कोई भी अनुपात जो है वो नहीं गिर रहा। और ऐसा कब होता है, जब पूरी तरह से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो क्या होता है, पूर्ण स्थापन्न, जब पूर्ण स्थापन्न वस्तुएं होती हैं, है ना। अब मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 4 सिक्के बचे 5 रुपए के, और 10 रुपए के कितने नोट है इस स्थिति में, 2 हैं आपके पास। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे 2 सिक्के और लौटाने हैं,
तो आप 2 सिक्के और लौटाओगे, उसके बाद आप कहां पहुंच पाओगे, यहां पहुंचोगे, तब जाकर के आप 3 पे पहुंचोगे। तो इसका मतलब ये फिर से हो जाएगा। तो आपके लिए क्या हो रहा है, फिर से आपने 2 सिक्के दिए, तब आपको एक 200 रुपए का नोट मिला। तो अनुपात निश्चित है, 2 रह रहा है यहां पे। तो आप समझ गए ना, जो कंफ्यूजन हो रहा था वो किस बात को हो रहा था, बच्चे कुछ लोग ये समझने लगे कि जितना नीचे घट रहा है उतना ही आगे जाएगा। ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए हर बार दुगना ज्यादा नीचे आ रहा है और 1 इकाई आगे जा रहा है। तो 2 इकाई नीचे आ रहा है, 1 इकाई आगे, 2 इकाई नीचे, 1 इकाई आगे। तो अनुपात निश्चित रहेगा। समझ में आ गई? तो ये एक कंफ्यूजन था जिसको मैंने बता दिया है। अब हम लोग अभी अपने इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अपना जो अनधिमान वक्र है इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या खासियत होती है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं अनधिमान वक्रों के लक्षणों की। और अभी तक हम लोगों ने एक लक्षण देखा था कि जो भी हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष जो भी हमारा अनधिमान वक्र है उसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, उत्तल होती है। मतलब इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक, अब इस तरह का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है ना। कितना ज्यादा उत्तल है ये अलग अलग तरह के किन पर निर्भर करेगा, अलग अलग तरह के जो हमारे उपभोग करता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा कि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से भी बुलाते हैं अनधिमान। देखिए, अधिमान का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस, कि आप किस चीज को ज्यादा वरीयता दे रहे हो, कौन सी चीज को आप ज्यादा पसंद कर रहे हो, वो होता है प्रेफरेंस। और उसी को कोई वरीयता जब आप नहीं दे रहे हो, अलग अलग तरह के बंडल्स हैं। क्या है यहाँ पर, बंडल्स, बंडल समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केले हैं और गेहूं है। तो आपको कुछ केला चाहिए और कुछ गेहूं चाहिए, और उसमें जब कोई भी अंतर, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे उदाहरण के लिए कि ये 7 किलो गेहूं है आपके पास, है ना। तो पहले नीचे वाले को लिखते हैं हम लोग। तो आपके पास क्या है, मान लीजिए ये ले लिया ऐसा करके। तो यहां पर आपके पास 2 केले हैं और 6 किलो गेहूं है। उसी को आप बिल्कुल बराबर किसके मान रहे हो, आप उसको बिल्कुल बराबर मान रहे हो, या ये जो भी कंज्यूमर है, जो भी उपभोग करता है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास 4 केले हैं और 3 किलो गेहूं। यानी कि इस इंसान को आप 2 किलो क्या 2 केले दे रहे हो और 6 किलो गेहूं दे दो, और उसके बदले आप इसको 4 केले दे दो और 3 किलो गेहूं दे दो, तो इसको बिल्कुल क्या है, कोई समस्या नहीं है। दोनों चीजों को बिल्कुल ये बराबर मानता है। तो इसमें क्या हुआ, इसके पास 2 केले बढ़ गए और 3 किलो इसने गेहूं कम करा लिया, है ना। तभी इसको दोनों ही तरह के जो बंडल्स है, जो सेट है, वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। इसमें दोनों को लेकर के वो तटस्थ है, और इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, तटस्थता। तटस्थता का मतलब समझते हैं, तटस्थता वक्र भी इसको बोलते हैं। तटस्थता का मतलब होता है एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव कोनोटेशन के साथ है, इसका थोड़ा सा नकारात्मक भाषा शैली में हम लोग यूज करते हैं वर्ड। इग्नोरेंस कोई होता है ना, इग्नोरेंट, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। एक हमारे बहुत अच्छे कवि हुए थे हिंदी में, रामधारी सिंह दिनकर, फिर वो सांसद भी रहे और काफी अच्छे कवि, बहुत प्रख्यात हुए। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता थी, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ है मतलब अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही है, और जो लोग चुपचाप बैठे हुए, जिनको ना अच्छाई से फर्क पड़ रहा है ना बुराई से फर्क पड़ रहा है, उनका भी अपराध लिखेगा समय, कि आपको भी अच्छाई का साथ देना चाहिए था। इस तरह की उनकी बात थी। अब यहां पर किस चीज में तटस्थ है, जो हमारा ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो गेहूं और केलों की कुछ कुछ मात्राएं हैं, कुछ बंडल्स हैं, उसमें तटस्थ है। तो आप उसको 2 केले और 6 किलो गेहूं दे रहे हैं, या फिर उसको आप कितना 4 केले और 3 किलो गेहूं दे रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में तो तटस्थ है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसको तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व। आपको दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, दोनों आपको बराबर लग रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक नई चीज आ जाती है। नई चीज क्या है कि ये तो आपके पास कुछ ऐसे बंडल हैं, कुछ ऐसे सेट हैं जिसके बीच में आप क्या कर रहे हो, कोई भी मतभेद नहीं कर रहे हो। लेकिन मान लो कि उसको आपने यहां पर क्या दे रखा है, 2 केले और 6 किलो आपको गेहूं दे रखा है। इसी के बदले अगर आप इसको ऊपर ले आओ और ये बिंदु मिल जाए, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर उसके पास 4 केले हैं और क्या है, 6 किलो गेहूं है। तो यार उसको 2 केले पहले मिल रहे थे, और क्या मिल रहा था, 2 केले मिल रहे हैं आपको और 6 किलो गेहूं है। उसके बदले केले आपके 2 बढ़ गए। क्या हो गया, केले तो 2 बढ़ गए और गेहूं उतने का उतना ही रहा। तो अब उसको ज्यादा अच्छा लगेगा कि कम अच्छा लगेगा, ये सोचिए। आमतौर पर अगर उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो नकारात्मक ना हो जाए, जैसा हम लोगों ने पहले बात की थी, पुराना वीडियो याद करिए, अगर उसकी जो सीमांत उपयोगिता है किसकी, केलों की, वो नकारात्मक ना हो जाए, तो उसको अच्छा ही लगेगा यहां पर। और अच्छा लगेगा इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यहां पर इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, एक दिष्ट अधिमान, और इंग्लिश में बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब एक दिष्ट अधिमान का मतलब क्या होता है,
एक दिश अनुमान का मतलब होता है कि आपके पास दो सेट है, एक सेट मान लीजिए यही है, इसी को देख लीजिए। अब इसी को मैं लिख दूं x1, x2 और दूसरा सेट लिख दिया y1, y2। अब मान लीजिए कि x1 जो है वो y1 से ज्यादा है। क्या है? x1 जो है वो y1 से ज्यादा है और x2 या तो ज्यादा है या y2 के बराबर है। क्या है? x2 या तो y2 के बराबर है या ज्यादा है। अब यहां पर देखिए, जो 2 था और अब ये 4 आ गया, तो 4 जो है ना वो 2 से तो ज्यादा है, इसका मतलब x1 जो है वो y1 से ज्यादा हो गया। और जो ये दूसरा था वो या तो बराबर है या ज्यादा है, तो दूसरा वाला जो है ना ये आपका 6। 4 देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, ये आपका हो गया x1, x2। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका हो गया y1, y2। तो x1 आपका क्या है? x1 जो है वो y1 से बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है। और x2 जो है वो यहां पर क्या है, या तो बड़ा हो या बराबर हो, किसके? y2 के। कम ना हो, छोटा ना हो, मेन चीज ये है। तो बराबर हो या बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? यहां पर 6 है, वो वास्तव में 6 के बराबर है। तो अब ऐसी स्थिति में जब किसी भी बंडल में कोई भी एक चीज ज्यादा हो और दूसरी वाली चीज कम ना हो, समझ रहे ना, आसान शब्दों में समझो यार, एक चीज ज्यादा हो दूसरी चीज कम ना हो, तो हमेशा जो हमारा उपभोग करता है ना, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा? उसको हमेशा इस तरह का बंडल ज्यादा पसंद आएगा। किस तरह का? जिसमें कोई भी कम से कम एक चीज ज्यादा है और दूसरी कम नहीं है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? एक दिष्ट अधिमान। और इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या बोल दिया कि इस तरह का बंडल उसको ज्यादा पसंद आएगा। कैसा पसंद आएगा? ज्यादा। और ज्यादा पसंद आएगा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसी को तो हम लोग बात कर रहे हैं पूरी। और इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो बिंदु है वो एक ऊपर के अनधिमान वक्र पर आएगा। क्यों? क्योंकि अनधिमान वक्र का मतलब हुआ कि इस वक्र पर जितने भी बिंदु हैं उनके बीच में जो हमारा कंज्यूमर है वो तटस्थ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये तो उसको ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर जो गेहूं थे उतने तो हैं, केले बढ़ और गए। तो जैसे उसको लग रहा है कि केले और ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छी चीज है। तो ज्यादा अच्छी चीज है तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा अच्छे होने की वजह से ही एक ऊपर के अनधिमान वक्र पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? ऊपर के अनधिमान वक्र पर। और वो कब पहुंचता है, इसके लिए हमारा एक assumption है, हम मानते हैं, और आमतौर पर सही भी है तब तक जब तक हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव ना हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी केले की जो है नेगेटिव ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि केले से उसका एकदम मन भर चुका है, अब आप उसको एक और केला दोगे तो उसका एकदम मूड खराब हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या होगा? अभी भी उसका वक्त ऊपर चलता चला जाएगा। तो इस तरह की जो भी हमारे प्रेफरेंसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोटॉनिक। हिंदी में बोलते हैं उनको एक दिष्ट अधिमान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने आपको क्यों बताया? ये इसलिए बताया यार कि अभी तक हम लोग ऐसे बंडलों की बात कर रहे हैं जिसके बीच में वो तटस्थ है, लेकिन अगर आप ज्यादा वस्तु दे दो कोई तो वो और ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही आप और ज्यादा वस्तु देते जाओगे तो वो और ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको बिगाड़ देता हूं पूरे को तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अभी देखिएगा, देखिए जो दो आपके पास क्या है? अनधिमान वक्र हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे अनधिमान वक्र बना सकते हो ऐसे, और ये सारे एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, आप कैसे भी करते जाइए, ऐसे अनंत बना सकते हो। अनंत अनंत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अनंत तरह के सेट्स पॉसिबल है। अनंत मतलब बहुत सारे, आप अनंत मत मानिए, क्योंकि बहुत सारे पूर्णांक में मिलने वाले, जैसे आम और केले की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे बिंदु दूर दूर मिलेंगे, लेकिन इस तरह के बनेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये अभी हम लोग देखेंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, समानांतर है, मैंने बता दिया। तो समांतर है तो इसका मतलब नहीं काटेंगे, लेकिन क्यों नहीं काटेंगे वो आपको समझ आना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? इंडिफरेंस कर्व्स हो जाते हैं, और इनको ऐसे नाम देते हैं IC1, IC2, IC3, IC4, है ना, IC5, ऐसे आप देते चले जाओ। तो ये क्या हो गया? अनधिमान वक्र हो गया। अब इसमें एक बात समझिए, अगर हमारी एक दिष्ट अधिमान है, मतलब किसी भी एक चीज की ज्यादा हमें कोई भी मात्रा ज्यादा मिल रही है किसी भी एक चीज की, और दूसरे की मात्रा हमने घटाई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहां पर ये बिंदु है तो यहां पर यही वाला उदाहरण ले लीजिए। तो यहां पर आपको जो क्या मिल रहा है? गेहूं, वो तो 6 ही है। इसके बाद आप आगे कल चलते चले आइए, कहीं भी चलते चले आइए, तो हर जगह पर गेहूं तो 6 ही मिल रहा है, लेकिन केले इस दिशा में आप बढ़ते जा रहे हो तो केले आपको और ज्यादा मिलते जा रहे हैं। देखिए, है ना, इसका मतलब जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे, ऊपर वाले अनधिमान वक्र पर जाओगे, आपकी जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आपको संतुष्टि मिल रही है, वो बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप इस दिशा में जाओगे, ये इस दिशा में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? संतुष्टि क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। संतुष्टि बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ती जा रही है। आपको बात समझ में आ गई? अब ये हमारा अनधिमान वक्र की, जब ऐसे हम बहुत सारे अनधिमान वक्र बना देते हैं, किसके लिए? किसी भी कंज्यूमर के लिए, उन सारे जो बंडल्स वो बना सकता है।
तो एक तो अभी तक वो बंडल बना रहा था जब एक ही वक्र बना रहे थे, जिसके बीच में वो भेद नहीं कर पा रहा था, उसको सब सारी चीजें बिल्कुल बराबर महत्व की लग रही थी। लेकिन सारे बंडल्स जो वो बना सकता है, उन सारे के बीच में अगर हम उसकी अधिमान का वक्र खींच दें, उसकी प्रेफरेंसेस का वक्र खींचते चले जाएं, और ऐसे बहुत सारे जो वक्र खींचेंगे वो क्या हो जाएंगे, अनधिमान वक्र हो जाएंगे। इस वक्र पर जो जो पॉइंट्स हैं उन सारे बंडलों के बीच में वो कैसा होगा, तटस्थ होगा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जितना उसके लिए यह महत्वपूर्ण है उतना ही यह महत्वपूर्ण है, उतना ही यह बिंदु महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सारे बिंदु इस वाले वक्र पर जो बिंदु हैं उनसे ज्यादा प्रेफर करेगा। क्या करेगा, उनसे ज्यादा ये वाली उपयोगिता है। जितने बाहर वाला कर्व है उतनी ही ज्यादा उसकी उपयोगिता है। अब इन सारों को अगर आप एक साथ मिला दो, क्या कर दे रहा जवाब, जितने भी कर्व्स बन सकते हैं उन सारे को मिला दो तो हम उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, और उसको हिंदी में बोलते हैं अनधिमान मानचित्र। तो आपका अनधिमान मानचित्र भी हो गया, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे, इस तरह की इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें कौन सी चीजें समझ में नहीं आई आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। सारी चीज ऐसी है जो आपको समझ में आ जाएगी, और इस वीडियो के नोट्स हर वीडियो की तरह आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसको जाकर के देखिएगा, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कोई डाउट हो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बहुत ही आसान है, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।